Hello everyone. In this video, we are going to learn C++ Programming Fundamentals Part 1. जिसे भी कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग समझती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस कोर्स में धीरे धीरे सारी बेसिक फंडामेंटल्स कवर करेंगे। So without wasting any time, we will start with these contents. सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री एंड फीचर्स। उसके बाद कमेंट्स क्या होता है C++ में, फिर मेन फंक्शन क्या होता है C++ में, देन वेरियस फंक्शंस टाइप्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, एंड लास्टली C++ के बेसिक इनपुट आउटपुट देखेंगे। So these are all our lecture objectives. चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये C++ किसने इन्वेंट किया था। So history of C++ language is interesting to know. So this C++ programming language was developed in the year 1980 by this scientist at AT&T Bell Laboratories, American Telephone and Telegraph, located in USA. So this person, Bjarne Stroustrup, is the founder of C++ language, and it was developed for adding a feature of object-oriented programming in C without significantly changing the C component. यानी C component C language होती है, so C का component as it is रखा है and additional object-oriented programming उसमें feature add किया है. So that's why it is called as C++. So कुछ interesting features है C++ के. It is portable language. It is a mid-level language. It follows a structured approach. एक के बाद एक आपको चीजें प्रोग्रामिंग करनी है. उसके बाद इसकी लाइब्रेरी जो होती है हेडर फाइल्स की बहुत रिच लाइब्रेरी है. वेरियस फंक्शंस आर अवेलेबल. Then it is object oriented. Then it supports recursion. Then it supports pointers. It is a compiler based. The execution of the programs are faster. It can be extended. New features can be added wherever necessary. Memory management, and last but not the least, it is very simple to program. So without wasting much time, we will directly move on to the basics of C++ programming. So सबसे पहली चीज जो आती है प्रोग्रामिंग में, that is C++ के comments. So the C++ comments are the hints that a programmer can add to make their code easier to read and understand. They are completely ignored by the C++ compiler. अभी जब कभी भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने के बाद में हो सकता है दैट वो लाइन उसने किस चीज के लिए लिखी थी उसको याद ही नहीं रहेगा. सो फॉर सच थिंग्स दिस कमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, राइट. सो ये कमेंट के दो टाइप्स होते हैं. एक टाइप होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा टाइप होता है मल्टी लाइन कमेंट. और एक चीज याद रखना है दैट कंपाइलर कंप्लीटली इग्नोर्स दिस C++ कमेंट्स. सो ये कमेंट्स सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं, not for the public or user of this program. Okay, these comments are not executed by the compiler and it is completely ignored. अभी सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 बार बैकस्लैश देना है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो लिखना है. इफ यू वांट टू गिव मल्टी लाइन कमेंट्स, देन एक बैकस्लैश दे दो, एक स्टार मार्क दे दो, उसके बाद जो भी कुछ लिखना है आपको यहाँ पर लिख दो और उसके बाद स्टार और वापस से बैकस्लैश. तो इस प्रकार यू कैन गिव single line comments as well as multi-line comments. So we will be seeing these comments in further slides also. So you must remember that in this fashion we basically comment.
चलो, अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा वी हैव रिटन समथिंग लाइक वॉइड मेन, उसके बाद आपने लिखा होगा दिस कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पर स्टेटमेंट्स एंड कर्ली ब्रैकेट खत्म। सो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। Now this main function is, if we consider this as like your brain, so आपके बॉडी में भी एक ब्रेन होता है जो सब कुछ फंक्शन करता है। सिमिलरली कंपाइलर के अंदर में भी एक मेन फंक्शन होता है जिसको आप मेन करके बोलते हो। ओके, सिमिलरली जैसे आपके बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे आंखों का फंक्शन होता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स, देन से माउथ का फंक्शन होता है टू ईट, हैंड्स का फंक्शन होता है टू वर्क एंड लेग्स का फंक्शन होता है टू वॉक। सो इन द सिमिलर वे इट इज ऑल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फंक्शंस। सो जो ब्रेन काम करता है बॉडी में वो काम करेगा मेन फंक्शन, ठीक है। और यू कैन सी दैट इसको लिखते कैसे है, द सिंटैक्स कैसा है इसका, MAIN लिखना है और 2 राउंड ब्रैकेट्स आपको देने हैं, राइट। सो यहाँ पे आप मेन फंक्शन लिखोगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। आप कुछ भी लिखो प्रोग्राम के अंदर, कहाँ पर भी लिखो, बट हमेशा the program will start from the main function, because whenever you wake up early in the morning आपका सब only brain is working, so हमेशा all the instructions will be passed from the brain, that is the main function in the programming language. So in this way you can see that there are 6 lines of code, 1 2 3 4 5 6। so पहले लाइन में आपने लिखा है void main, ठीक है, फंक्शन का नाम है मेन। फिर आपने चालू किया है कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब है मेन को आपने बिगिन कर दिया है यहाँ पर। सो वी हैव स्टार्टेड विद द मेन फंक्शन, और यहाँ पर इसके अंदर जो लिखोगे, यहाँ पर आपने 6वें लाइन में यू हैव एंडेड दिस मेन फंक्शन, एंड 3 4 5 अब जो भी स्टेटमेंट्स लिखोगे बिटवीन दीज 2 कर्ली ब्रैकेट्स, दैट विल फॉर्म द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ओके, सो इन दिस वे इट इज बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोग्राम का, इस प्रकार आपको लिखना है, वॉइड मेन फॉलोड बाय उसके नीचे के लाइन में कर्ली ब्रैकेट। और डायरेक्शन देख लो कर्ली ब्रैकेट की कैसी होती है, स्टार्ट में कैसा करना है, एंड कैसा करना है, राइट। सो दिस इज द मेन फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट फ्रॉम द मेन फंक्शन। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। Okay, so your functioning of your body is based on the function to see, to eat, to work, to walk, to sleep, likewise. So similarly, you can have multiple functions in your C language, a C++ language, that is get function, process function और display function. Get function कब use करोगे, जब आपको कुछ data चाहिए। Process कब करोगे, जब आपको कोई data पे के ऊपर processing करना है। और डिस्प्ले फंक्शन कब यूज करोगे, जब आपको किसी भी प्रोसेस होने के बाद में कुछ आपको उसका रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, इन दैट केस यू विल यूज दिस डिस्प्ले फंक्शन। देन एज यू नो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। सो फंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी कंपाइलर के अंदर जो फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, स्टोर्ड है, उसको अपन बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। और अभी जो कंपाइलर में नहीं है, यूजर जिसको बना रहा है, प्रोग्रामर जिसको डिफाइन कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल्स, जैसे आपका हेड होता है, सिमिलरली कंपाइलर का भी एक हेड होता है जिसमें अपन बोलेंगे हेडर फाइल्स। तो ये हेडर फाइल्स के अंदर सारे के सारे फंक्शन स्टोर्ड होते हैं। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक यूज, जब आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, जब आपको स्पेसिफिक काम करना है, इन दैट केस यू विल डेवलप सम स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर स्पेसिफिक यूज। जैसा आप उसको नाम दे सकते हो, गेट डेटा, प्रोसेस डेटा,
and display or display data. You can give any name to the function as per your requirement. Okay, so you can clearly see that here that every function is followed by the round brackets. Okay, round brackets का मतलब है it is a function. Okay, जैसा आपने मेन में भी देखा था, मेन के बाद में भी दो राउंड ब्रैकेट्स थे. ओके, सिमिलरली गेट के बाद में भी दो राउंड ब्रैकेट्स है, प्रोसेस के बाद में भी दो राउंड ब्रैकेट्स है एंड डिस्प्ले के बाद में भी दो राउंड ब्रैकेट्स है. सो फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ में आएगा. उसके बाद अपन देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल. जैसे आपने आंख ओपन कर लिया तो आपके आंखों का फंक्शन चालू हो जाता है, बट इन द कंपाइलर यू हैव टू कॉल द फंक्शन. ओके, सो अभी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं. सो जैसे मुझे गेट का फंक्शन लिखना है, सो आई विल राइट वॉइड गेट. ओके, एंड जैसे आपने मेन फंक्शन को चालू किया था, सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट देना है यहाँ पर. डायरेक्शन देख लो कैसा देना है. एंड जब भी सब फंक्शन लिख के खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट वापस से देना है. ठीक है, तो इस प्रकार यू कैन डिक्लेयर द फंक्शन एज वेल एज डिफाइन द फंक्शन. डिफाइन फंक्शन मतलब इसका आपको बॉडी लिखना है. whenever you are writing the body of the function you will call it as a function definition. अभी क्या कॉल कैसे करेंगे फंक्शन को, ये आपने फंक्शन लिख लिया है कहीं बाहर में. ओके, एंड ये मेन फंक्शन के अंदर आप उसको कॉल कर रहे हो. सो कॉलिंग के लिए सिंपल है, फंक्शन का नाम लिखो, दो राउंड ब्रैकेट्स दो और उसके बाद सेमीकोलन दो. सेमीकोलन इंडिकेट्स that this statement, this line of statement will be executed. Okay, अगर सेमीकोलन नहीं दोगे तो कंपाइलर आपको एक एरर देगा कि सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड. ओके, सेमीकोलन इज मिसिंग or there is some declaration syntax missing. So such type of error you will get if you do not give a semicolon. अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर सेमीकोलन क्यों नहीं दिया. सो यहाँ पर इसलिए नहीं दिया बिकॉज अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन दोगे तो ये खत्म हो जाएगा. यहाँ पर सेमीकोलन का मतलब है द स्टेटमेंट विल एंड ओवर हियर. ओके, सो अगर यहीं पे आपने सेमीकोलन दे दिया तो ये जो ब्लॉक है दैट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो इसीलिए यहाँ पर अपन ने सेमीकोलन नहीं दिया है और जो भी फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है वहां पर अपन ने सेमीकोलन दिया है. ठीक है, सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल. चलो एक अभी अपन सिंपल सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं सी प्लस प्लस का. जैसे मैंने पहले बोला था हेडर फाइल्स, जो कंपाइलर का हेड होता है जिसके अंदर सारी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शन स्टोर होते हैं, तो अपन उसको बोलेंगे हेडर फाइल्स. तो जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, हाउ टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन योर प्रोग्राम. सो फॉर दैट द सिंटैक्स इज हैश. ये साइन को अपन हैश साइन बोलते हैं, जो आपको नंबर 3 के ऊपर कीबोर्ड पे दिखेगा. ओके, देन हैश इंक्लूड, देन लेस देन साइन, देन IOStream, input output stream, .h. .h is the extension for the header file. Okay, now similarly you will require another file to get included, that is hash include conio.h. ओके, सो इसके अंदर कुछ फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो अपने को प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा. सो इसीलिए हमने ये दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है. सो अगेन इसके बाद आपको लिखना है, दिस इज द टर्बो सी प्लस प्लस कोडिंग विंडो. आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से. टर्बो सी प्लस प्लस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज फ्रीली अवेलेबल. सो वॉइड मेन लिख दिया आपने, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, मीन्स मेन की बॉडी स्टार्ट हो गई लिखने को. फिर क्या किया आपने, सी आउट किया. अभी सी आउट का मतलब क्या है, ये जब भी आप सी आउट लिखोगे, whenever you want to write anything on the screen you will write सी आउट. उसके बाद दो लेस देन साइन देना है. ये याद रखने के लिए जस्ट रिमेंबर द माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर का आवाज जैसे बाहर की तरफ जाता है, सिमिलरली सी आउट का मतलब ये जो भी आप ये डबल कोट्स के अंदर लिखोगे
वो स्क्रीन पे चले जाएगा। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर जितना लिखोगे उतना ही जाएगा। और अगर उसके बाद आपने सेमीकोलन दे दिया जो आपको देना ही है, तो ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो अगर इसको अपन ने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल की दबा के रखना है, और उसके बाद F9 की जो फंक्शंस कीज होती है कीबोर्ड के ऊपर, F1 F2 F3 अप टू F12, सो फंक्शन की में से F9 की प्रेस करना है, कंट्रोल की दबा के रखना है, F9 की प्रेस करना है। सो इससे आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अभी ये जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड ऐसा आएगा। ठीक है, अभी ये गेट सी एच क्या है? गेट सी एच का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर, मीन्स योर प्रोग्राम विल वेट until you press any key on the keyboard। यानी आपने गेट सी एच लिख दिया यहाँ पर फॉलोड बाय सेमीकोलन, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोग्राम विल वेट। अभी हेलो वर्ल्ड आपको दिख जाएगा, बट वेन एवर यू प्रेस एनी की योर प्रोग्राम विल गेट एंड। ओके, तब तक कि आपका प्रोग्राम एंड नहीं होगा, राइट। सो इसीलिए हर प्रोग्राम के एंड में आपको गेट सी एच लिखना कंपलसरी है। ओके, अगर नहीं लिखोगे तो आपको कुछ आउटपुट दिखेगा नहीं। ओके, द आउटपुट विल गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, बट आपको वो दिखेगा ही नहीं बिकॉज इट विल एंड द प्रोग्राम बिफोर यू कैन सी। सो दैट्स व्हाई दिस गेट सी एच फंक्शन इज मैंडेटरी। सो ये हो गया डिस्प्ले करने के लिए हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर। चलो हम इसके बाद देखते हैं डेटा टाइप्स। Now this data types also of two types. One is built-in data types and other is user defined data type, जिसका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी कोडेड है। दोज आर कॉल्ड एज बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसका मतलब अपने को कंपाइलर को बताना है, दैट विल बी कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से हो गए? इंटीजर एक हो गया, एक को अपन बोलेंगे फ्लोट, एक डेटा टाइप को बोलेंगे अपन कैरेक्टर, एक डेटा टाइप को बोलेंगे बुलियन। इससे ज़्यादा भी और होते हैं डेटा टाइप्स, बट मोस्टली यही काम में आते हैं, सो अपन यही सीखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप को प्रोग्रामिंग में शॉर्ट में INT यूज करते हैं। फिर फ्लोट डेटा टाइप को फ्लोट यूज करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप को कैर करके यूज करते हैं, एंड बुलियन डेटा टाइप को बुल करके यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास करके एक होता है। ओके, ये वाला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी विल सी इट लेटर, okay, whenever we see the classes and objects, but for time being you must know that class is a user defined data type। okay, so integer का example क्या हो गया? integer डेटा टाइप का मतलब है ऐसी चीजें जो 1 2 3 4 whole नंबर्स में आता है, राइट। सो कोई भी चीज का काउंट कर रहे हो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार्स प्रेजेंट ऑन द रोड, ऐसा कुछ जो भी चीजें हैं, या और योर रैंक 1 2 3 4 5, सो ऑल विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ओके, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस पे डिस्प्ले करना है तो आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया। सो इसका मतलब आप 2.4 मीटर, 1.3 मीटर या 60.2 kg ऐसा आप बोल सकोगे। इन दैट केस यू विल यूज फ्लोट डेटा टाइप। कैर कैसे हो गया? नेम हो गया आपका, जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग होता है। सो जेंडर होता है, सो जेंडर M और F आप डिस्प्ले ले सकते हो, मेल और फीमेल। ओके, सो दैट इज अ कैर डेटा टाइप। फिर बुलियन कैसा हो गया? ट्रू फॉल्स, 0 1, राइट। ऐसे फॉर्म में जो होते हैं बाइनरी टाइप, सिर्फ दो ही वैल्यूज उसमें है, आइदर ट्रू और फॉल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज बुलियन टाइप। ओके, सो यूजर डिफाइंड में फॉर एग्जांपल से कार करके आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बता सकते हो, और उसमें BMW कार एग्जांपल ले सकते हो, या मारुति कार, या और अदर कार। सो दीज आर द डेटा टाइप्स विच विल बी यूजिंग
frequently. So you have to remember integer यानी कोई भी डेसिमल पॉइंट इज नॉट अलाउड, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट यूज कर सकते हो, कैर में आप मेल फीमेल जेंडर नेम एनरोलमेंट नंबर, so all text type of data type address you can add in the char type of data type. Okay, and boolean yes or no or true or false. Next is वेरिएबल क्या होता है देखना है एंड कांस्टेंट क्या होता है. सो वेरिएबल के नाम के ऊपर से आपको पता है दैट वैल्यू वैरीज विच वैरी, वेरिएबल इज समथिंग विच वैरी. सो वेरिएबल का वैल्यू वैरी होगा, कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा. इसमें भी सेम चार अपन देखेंगे, इंटीजर फ्लोट कैर और बुलियन. ओके, सो फॉर एग्जांपल कोडिंग में अगर आपको करना है सो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड con.io डॉट एच, ये दो फाइल्स आपको हमेशा लगने वाली है. तो ये दो फाइल्स को आपको इंक्लूड करना है. सिंटैक्स याद रखना है, हैश इंक्लूड लेस देन साइन फॉलोड बाय फाइल नेम एंड ग्रेटर देन साइन. सो ये दो फाइल्स के अंदर अपने फंक्शंस डिफाइंड होते हैं. सो जैसे आपने अभी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है आपको, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल एज काउंट. ठीक है, मैंने कंपाइलर को बताया दैट काउंट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड और डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल वेट ऑफ फ्लोट डेटा टाइप. Similarly, I have declared a variable gender of char data type. Okay. अभी count is equals to 0 सेट कर दिया मैंने. So you can observe there is a semicolon after all the statements. Int count semicolon, float count, float weight semicolon, char gender semicolon, count is equals to 0 semicolon, count is equals to 1 semicolon. ये जब सेमीकोलन दोगे तो ही ये लाइन कंप्लीट होगी, तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. इसलिए याद रखना है सेमीकोलन तो आपको देना ही है, राइट. सो वेरिएबल का मतलब बताया था, वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू. सो एक बार आपने काउंट इज इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया यहाँ पर, एक बार आपने काउंट इज इक्वल्स टू 1 कर दिया. सो ये वेरिएबल में अलाउड होगा, दिस इज अलाउड इन द वेरिएबल. बट अगर आपने कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का देखना है आपको अगर, सो मैंने क्या किया है, कांस्टेंट फ्लोट पाई करके मैथमेटिक्स का यूज किया है, जिसमें पाई की वैल्यू मेरी फिक्स है, इट इज कांस्टेंट. सो यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ पाई इज दिस 3.1428571428 which is not going to change. Okay, so that's why I have declared and defined this pi variable of constant type. So constant type को declare करने के लिए you have to use this keyword constant, CONST. So अभी अगर आप pi is equals to 4 लिखते हो, so compiler will give you an error कि this is not possible, you cannot change a constant value, right? So this is the basic difference between a variable and a constant. Okay, so this is the comment जो अपन ने पहले देखा है already, comment कैसा करना है. So this line of code will not get executed. Okay, and run the program you have to press Ctrl plus F9. Okay, so these are variables and constants. अभी अपन देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. सो हमेशा आपको ये दो फाइल्स को इंक्लूड करना है. सो वॉइड मेन की बॉडी अपन ने स्टार्ट कर दिया कर्ली ब्रैकेट देके, यहाँ पर मेन की बॉडी अपन ने एंड कर दिया. ठीक है, अभी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे मीन्स क्या कर रहे हैं, यू आर टेलिंग द कंपाइलर दैट दिस आई इज ऑफ टाइप इंटीजर. सो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, और जब आप आई को वैल्यू कुछ असाइन करोगे, आई इज इक्वल टू 10, सो ये 10 की वैल्यू आई वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. सो अपन इसको बोलेंगे इट इज डिफाइन. आप डिफाइन कर रहे हो आई की वैल्यू की इट इज 10. अगर आपको डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन साथ में करना है तो क्या करोगे आप, इंटीजर j इज इक्वल टू 20.
मीन्स यहाँ पर आपने कंपाइलर को बता भी दिया दैट इट इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड 20 की वैल्यू आपने उसको असाइन भी कर दी. सो दिस इज कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. ओके. द लास्ट थिंग इज C++ बेसिक इनपुट आउटपुट. अभी आपने आउटपुट तो ऑलरेडी देख लिया है. हाँ. सो अगेन वॉइड मेन लिखा आपने, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट को एंड किया. अभी एक फंक्शन आपने यहाँ पर लिखा है CLR दैट इज क्लियर स्क्रीन. इसका नाम है क्लियर स्क्रीन एंड ये फंक्शन आपका कॉन आयो में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है. क्लियर स्क्रीन फंक्शन एंड गेट ch फंक्शन, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस है जो conio.h में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके. सो CLR SCR इसका फंक्शन क्या है, ये स्क्रीन में जो भी लिखा हुआ रहेगा पहले से वो रब कर देगा, वो इरेज कर देगा, वो डिलीट कर देगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ CLR SCR. यानी कुछ आप नया प्रोग्राम रन कर रहे हो तो पहला का जो भी होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ पहले प्रोग्राम का दैट विल गेट इरेज्ड. दैट्स व्हाई CLR SCR फंक्शन आपको शुरुआत में यूज करना है एंड गेट ch फंक्शन आपको लास्ट में यूज करना है. ओके. अभी आउटपुट तो आपने देख लिया था, अपन देखेंगे अभी इनपुट क्या होता है. जैसे आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर एज. ओके. अभी ये सी आउट और सी इन जो होते हैं ये होता है iostream.h फाइल में. वो ऑलरेडी पता होता है कंपाइलर को ये सी आउट सी इन क्या है, तो इसीलिए हमको ये दो फाइल्स लगती है iostream.h एंड conio.h. सो अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले क्लियर हो जाएगा स्क्रीन पे जो भी है. उसके बाद ये लाइन में क्या होगा, एज वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो जाएगा. फिर जब सी आउट यूज कर रहे हो यानी आप लाउड स्पीकर इमेजिन करो, एंटर योर एज, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने लिखा है वो स्क्रीन पर आ जाएगा. ठीक है. जैसा डबल कोट्स के अंदर लिखोगे एज इट इज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. अभी यूजर ने सपोज 20 एंटर कर दिया. अभी ये डिस्प्ले होने के बाद प्रोग्राम विल वेट फॉर द यूजर टू एंटर समथिंग. सो यूजर ने सपोज 20 एंटर किया. सो सी इन, सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा. सी इन क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर से लेगा वैल्यू. सो अभी ये जो 20 एंटर हुआ है दैट विल गो टू दिस वेरिएबल. इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोग्राम रन होगा तब आपने ये एज इज इक्वल्स टू 20 असाइन हो जाएगा. ठीक है. अभी दो टाइप्स के असाइनमेंट होते हैं. आइदर आप कंपाइल टाइम में असाइन कर सकते हो, कंपाइल टाइम पे असाइन कर सकते हो, या फिर रन टाइम पे असाइन कर सकते हो. मींस प्रोग्राम रन होने के बाद वैल्यूज असाइन होगी. ओके. सो कंपाइल टाइम और डिजाइन टाइम पे असाइनमेंट मीन्स आप ऐसा इधर ही लिख दे रहे हो, एज इज इक्वल्स टू 20. you are not asking user to enter its value. So this is compile time assignment. And run time में अभी जो अपन करेंगे that is run time assignment. प्रोग्राम रन होने के बाद यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो ये एज वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. सो दैट इज असाइनमेंट ड्यूरिंग रन टाइम. सो ये लाइन का आउटपुट कैसे होगा, एज इज इक्वल टू 20. सो ये इस प्रकार आपको लिखना है, सी इन एज, देन दो ग्रेटर देन साइन आपको देना है एंड देन सेमी कोलन से वो स्टेटमेंट को एंड करना है. सो सी आउट याद रखने के लिए आपको लाउड स्पीकर को याद रखना है और सी इन के लिए आपको पैकमैन गेम जो आता था वीडियो गेम वो याद रखना है. यानी आपको पता चलेगा दैट ये एज से आप इनपुट ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हो. ओके. सो इस प्रकार आपको ये सी आउट एंड सी इन काम में आने वाला है बहुत बार. अभी जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर किया है वो अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो केस में कैसा करोगे, अगेन स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है तो एंटर्ड एज इज, तो आप देखोगे कि ऐसा एंटर्ड एज इज लिख के आया. डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज आएगा. ठीक है.
और अगर आपको एज की वैल्यू डिस्प्ले करना है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, वापस से दो लेस देन साइन दोगे और फिर एज लिखोगे। सो यहाँ पर जो आपने वैल्यू को एंटर किया है, सो दैट वैल्यू विल गेट डिस्प्लेड हियर। सो अगर आपने 20 एंटर किया है तो यहाँ पर भी आपको 20 दिखेगा। इस प्रकार आप टेक्स्ट और वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो। और फाइनली जब गेट ch करोगे तो जब तक कि आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करते हो या फिर कीबोर्ड पे कोई की प्रेस नहीं करते हो, तब तक कि आपको ये दिखता रहेगा। Once you press any key on the keyboard, then your program will get terminated. ओके, ये ट्राई करके देखना है आपको, सब चीजें हर एक चीज याद रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, एक प्रोग्राम और एक देख लेते हैं। सो क्लियर स्क्रीन अपन ने कर लिया, रोल नंबर बनाया इंटीजर टाइप का, जेंडर बनाया कैरेक्टर टाइप का, परसेंट बनाया फ्लोट टाइप का। सो अभी अपन ने क्या किया, अभी सबसे पहले ये तो अपन ने डिक्लेयर कर दिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या कर देगा, जो भी पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ था उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, फिर ये 3 डिक्लेरेशन हो गए वेरिएबल टाइप्स। अभी क्या करेगा, रन करने के बाद प्रोग्राम सबसे पहले तो ऐसा चालू होगा रन, क्लियर स्क्रीन के बाद इंटीजर रोल कैरेक्टर जेंडर लाइकवाइज। तो सबसे पहला डिस्प्ले क्या होगा, सी आउट एंटर योर रोल नंबर। सो ये आ गया। इसके बाद अपन ने सपोज 50 डाल दिया रोल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 50 असाइन हो गया रन टाइम पे। ओके, फिर आपने क्या किया, यू कैन सी दैट एक फॉरवर्ड स्लैश एन लिखा है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। यानी ये आपने तो डाल दिया यहाँ पर 50, बट इसके बाद ये जो लिख कर आएगा एंटर योर जेंडर, तो ये लिख के आएगा अगले लाइन पर। नहीं तो क्या होता है, 50 डाल दिया तो यहीं पर लिख के आता है एंटर योर जेंडर। ऐसा नहीं चाहिए अपने को, तो जैसा अपने को चाहिए वैसा वो लिख के आएगा। सो इसीलिए अपने को इधर चाहिए, वी नीड इट हियर, एंटर योर जेंडर। So that's why we have used this escape sequence, that is forward slash n. So ऐसा लिख के आ गया enter your gender. So आप जो भी जेंडर है आपका डाल दो m, फिर वापस से फॉरवर्ड स्लैश एन है, मीन्स इसके बाद वापस से इधर आ जाएगा जो भी लिख कर आना है, एंटर योर परसेंटेज। तो अभी आप कुछ परसेंटेज डाल दोगे 80.65। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल हो जाएगा एंड यहाँ पर परसेंट इज इक्वल्स टू 65 स्टोर हो जाएगा। ओके, और फाइनली क्या आएगा, सी आउट डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो लिख कर आएगा एंटर डिटेल्स आर। इसके बाद वापस से अपन फॉरवर्ड स्लैश एन दिया है, मीन्स जो भी आएगा वो इसके बाद डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा, सी आउट रोल, वापस से आपको 2 बार लेस देन साइन देना है। सो कैसा लिख के आएगा 50। ओके, जैसे फॉरवर्ड स्लैश एन था वैसे ही फॉरवर्ड स्लैश टी है। टी मीन्स टैब की, जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होती है, which is approximately equal to 3 स्पेस बार्स। 3 स्पेस बार दबाने के बाद जितनी जगह क्रिएट होती है उतनी ही एक टैब की से जगह क्रिएट होती है। तो कैसे आया लिख के, सी आउट 2 बार आपने दे दिया लेस देन साइन, फिर रोल, सो रोल नंबर की वैल्यू कितनी थी 50 की, फिर उसके बाद क्या वापस से आपको देना है 2 लेस देन साइन, फिर फॉरवर्ड स्लैश टी, तो एक टैब की इधर आ गई 1 टैब, फिर क्या वापस से 2 बार दोगे तो जेंडर डिस्प्ले करेगा, फिर वापस से 2 बार लेस देन साइन, वापस से स्लैश टी और फिर परसेंट डिस्प्ले करेगा। सो इन दिस वे यू कैन फॉर्मेट योर आउटपुट, जैसा भी आपको डिस्प्ले चाहिए यू कैन फॉर्मेट इट अकॉर्डिंगली। एंड ये डिस्प्ले होने के बाद आपने सब रिजल्ट्स पढ़ लिया, उसके बाद आप कोई भी की दबा दो, एंटर दबा दो, स्पेस बार दबा दो, कोई भी दबा दो, तभी जाके प्रोग्राम एंड होगा, बिकॉज आपने गेट सी एच लिख के रखा है यहाँ पर। ठीक है, सो इन दिस वे
you can carry out this basic input output operations. So I hope you have understood all these basics of C++ प्रोग्रामिंग. और भी कुछ बेसिक्स है वो अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे. तो कुछ भी क्वेरीज रही, आपको डाउट्स रहे, डिफिकल्टीज रहे, आप मेरे को मेल कर सकते हो untwistedlearning@gmail.com पे. ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग.